दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूं और शुरुआत हम करेंगे सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, और उसके बाद आगे चलते चलते हम पूरी हाइपोथेसिस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस जान लेते हैं, आखिर क्या होते हैं सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। ओके, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या अंतर है कि सिंपल हाइपोथेसिस, मान लीजिए कि हमारी जो वैल्यू है म्यू की इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस की वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ज़ीरो। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक सिंपल हाइपोथेसिस है। अगर इसके अलावा या ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का अगर साइन लगता है तो हम उसको कंपोजिट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सिंपल हाइपोथेसिस है क्या? अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस is some statement or assertion about a population or equivalently about the probability distribution characterizing a population which you want to verify on the basis of information available from a sample. If the statistical hypothesis specifies the population completely, then it is termed as a simple statistical hypothesis. Otherwise, it is called a composite statistical hypothesis. हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारी पॉपुलेशन से मैच करता है, तो हमारा हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है। अगर इसके अलावा हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारी पॉपुलेशन से बड़ा या छोटा जाता है तो वो हमारा कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाता है। चलिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हम कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हम कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए हमारी म्यू की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से ही पता है और हाइपोथेसिस हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू हमारे मेन जो हाइपोथेसिस की वैल्यू है, जो मेन पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे हाइपोथेसिस वैल्यू से सेम आ जाती है। तो हम इस हाइपोथेसिस को सिंपल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। और दूसरे, अगर इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई आता है म्यू इज़ लेस देन म्यू ज़ीरो एंड सिग्मा स्क्वायर सिग्मा ज़ीरो स्क्वायर, एक तो ये आ सकता है, और दूसरा कि इज़ ग्रेटर देन म्यू स्क्वायर हो सकता है, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास कि ये इक्वल हो और ये वाले लेस देन में जाए। दूसरा म्यू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर एंड और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों की दोनों बड़े छोटे हों, लेस देन ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ज़ीरो यहाँ पे आएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 4-5 केस आ गए, 3-5। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, और अगर आप समझ गए हो तो अच्छा है, नहीं तो आगे और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम आते हैं नल हाइपोथेसिस की तरफ। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। नल हाइपोथेसिस में हम बात करते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट बल्ब प्रॉब्लम है हमारे पास, लाइट बल्ब प्रॉब्लम।
है ना। तो लाइट बल्ब प्रॉब्लम में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसकी एवरेज लाइफ ऑफ म्यू आवर्स and it is populations of both those manufactured by standard process and those manufactured a new process. In this problem the following three hypotheses, है ना। तो अब ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब प्रॉब्लम है। बल्ब प्रॉब्लम में हमारे पास एक एवरेज लाइफ ऑफ म्यू आवर्स यानी कि हमारे पास एक मीन है। मान लीजिए कि बल्ब एक चलता है हमारा 90 दिन चलता है, एक हमारा 100 दिन चलता है, एक हमारा 120 दिन चलता है, एक हमारा 135 दिन चलता है, एक हमारा 140 दिन चलता है। तो इस तरीके से मीन जो हमारे पास, मान लीजिए कि मीन जो है 110 का मीन है हमारे पास। तो ये जो मीन आवर्स हैं हमारे पास 110 घंटे मीन निकाल लिया हमने इनका। तो अब हमें ये निकालना है कि जो पहले प्रोसेस चल रही थी वो अच्छी है या बाद में प्रोसेस है अच्छी, वो अच्छी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक न्यू प्रोसेस और एक हमारी ओल्ड प्रोसेस है। तो न्यू प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस में जब हम हाइपोथेसिस लगाएंगे तो हाइपोथेसिस लगाते समय हमें ये देखना है कि कौन सी प्रोसेस में बेटर है इससे। अगर हाइपोथेसिस में कोई अंतर आता है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी प्रोसेस जो है अंतर है और पहली वाली प्रोसेस या तो हमारी अच्छी होगी या फिर बुरी हो सकती है। मतलब दोनों में से हम मान लीजिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। या तो हमारी जो न्यू प्रोसेस है, हमने जो न्यू प्रोसेस लगाई है वो अच्छी है इज़ ग्रेटर देन जो पुरानी है हमारी ओल्ड प्रोसेस से, है ना। ये वाली अच्छी है। और दूसरा केस ये बन जाएगा कि हमारी न्यू प्रोसेस अच्छी नहीं है ओल्ड प्रोसेस से। और तीसरा केस ये बनेगा कि इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं था। जो पहली वाली प्रोसेस थी और जो अभी वाली प्रोसेस नई प्रोसेस है उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो ये जो 2 केसेस हैं ये तो हमें कुछ बायसनेस दिखाएंगे। और ये जो थर्ड वाला केस है इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, कि हमारी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हमने जो बदलाव किए उसमें कोई भी हमें निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि कोई बदलाव हमें नहीं दिखा है। इसलिए इस हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस के बाद अब हम समझेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट इसका उल्टा था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मान लीजिए कि हमारी जो प्रोसेस थी, हमारी जो न्यू प्रोसेस है वो अंतर दे रही है, यानी कि हमारी न्यू प्रोसेस अच्छी है ओल्ड प्रोसेस से, वो अच्छे क्वालिटी की बल्ब बना रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ओल्ड प्रोसेस हमारी अच्छी हो, न्यू प्रोसेस अच्छी नहीं हो, है ना। तो ओल्ड प्रोसेस अच्छे दे रही है, न्यू प्रोसेस हमारा घटिया प्रकार के हमें बल्ब दे रही है बना के। तो इस कंडीशन में ये 2 कंडीशन हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मिलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गए होंगे कि बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि अगर कोई नई प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई अंतर आता है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लाएंगे। और दूसरा ये है कि जब कोई अंतर नहीं आता तो हम उसे नल हाइपोथेसिस में लाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर करें। बिल्कुल कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अब हम समझेंगे क्रिटिकल रीज़न के बारे में। क्रिटिकल रीज़न क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल रीजन
ये भी अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन होता क्या है इसके बारे में मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। देखिए ग्राफ कैसा है कि हमारे पास जो एक रीजन है, ये इतना रीजन है अलग है, और ये हमारा अच्छा वाला रीजन है ना, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन नाम दे दिया इसका हमारा, एक्सेप्टेंस रीजन है ना। और दूसरे का नाम है रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको हम क्रिटिकल रीजन के नाम पे, सॉरी ये डब्ल्यू बार नहीं आएगा इसको, केवल डब्ल्यू और इधर आएगा डब्ल्यू बार। ये हमारा क्रिटिकल रीजन के अंदर आता है और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है ना। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिटिकल रीजन में मान लीजिए हमने कुछ सैंपल लिए, x1 x2 xn तक हमने कुछ सैंपल्स लिए, और अगर ये इस रीजन में लाई करते हैं, ये वाले रीजन में, तो इस रीजन में लाई करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और इस रीजन में लाई करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे। द नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड, the null hypothesis H0 is rejected if the observed sample points fall in W। अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो W के अंदर लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जो सैंपल्स हैं वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बस सिंपल सा केस है ये कि एक तो एक्सेप्टेंस रीजन है और एक रिजेक्शन रीजन है, और इसमें ये है कि मान लीजिए इफ टेस्ट इज बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ टू साइज, मतलब दो सैंपल है हमारे पास, then the outcome set or the sample space is the first quadrant in a two-dimensional space, and a test criterion will enable us to separate our outcome set into two complementary subsets W and W bar. If the sample points falls in the subset W and H0 is rejected, otherwise H0 is accepted. This is shown in diagram। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा पूरा स्पेस है, अगर वो इस रीजन में गिरते हैं तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है हाइपोथेसिस, और इस रीजन में गिरते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको कई सारे कन्फ्यूज़न अभी दिमाग में होंगे आपके कि रिजेक्शन रीजन हमारे पास आया कैसे, ये रिजेक्शन रीजन का कोई कहाँ से लिमिट आ गई हमारे पास, ये हमने ग्राफ पे तो लाइन खींच दी, ये कैसे खींच दी, अपनी मर्ज़ी से तो खींची नहीं होगी, है ना। तो ये जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा। और एक्सेप्टेंस रीजन, ये भी सेम एक्सेप्टेंस रीजन कैसे आ गया, तो ये जब हाँ एग्ज़ाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो वीडियो देखें। और अब हम जो है टू टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हम बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एक तो होता है टाइप 1 एरर, और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 और टाइप 2 एरर में है क्या, बेसिकली देखिए समझते हैं इसको, एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। तो एक तो है रिजेक्ट H0, एक है हमारा एक्सेप्ट H0, एक है रॉन्ग करेक्ट करेक्ट रॉन्ग। व्हेन H0 इज ट्रू, दिस इज ये है हमारा टाइप 1 एरर।
ये है टाइप 2 एरर, है ना। H0 false, H1 is true। है ना। इसको आप समझते हैं आखिर है क्या चीज़ें। देखिए यहाँ पे H0, यहाँ पे H0 कैसा है, हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है और यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉल्स है। हाइपोथेसिस ट्रू और हमने उसको कर दिया रिजेक्ट, तो ये हमारा फॉल्स डिसीजन होगा, है ना। H0 ट्रू है और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्स डिसीजन है। और H0 और दूसरा केस है H0 फॉल्स, और H0 फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो करेक्ट होना चाहिए हमारा, है ना। सिंपल सी बात है। H0 ट्रू है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग कहलाएगा। और H0 फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट। अब इधर आते हैं, देखिए इस साइड आते हैं, तो इस साइड वाले में करेक्ट कर रहे हैं हम, H0 को करेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो बिल्कुल सही है, H0 ट्रू है और एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे H0 फॉल्स है, H0 फॉल्स है और एक्सेप्ट हो रहा है, फॉल्स है लेकिन एक्सेप्ट हो रहा है, तो टाइप 2 एरर है ना। तो ये दो तरीके के हमारे पास एरर होते हैं, जब H0 ट्रू हो और वो रिजेक्ट हो जाए। H0 ट्रू हो और रिजेक्ट हो रहा है, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। और दूसरा H0 फॉल्स है और एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये हमारा टाइप सेकंड एरर होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं एरर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इन्हें अल्फ़ा और बीटा की मदद से लिखते हैं। तो द एरर ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 ट्रू इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर, ये हमने पढ़ा। और एरर ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज़ फॉल्स इज़ कॉल्ड टाइप 2 एरर, ये भी हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम जो है अल्फ़ा और बीटा है, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालने में हमें मदद करते हैं। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम अल्फ़ा का यूज़ करते हैं, और टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम बीटा का यूज़ करते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर इज़ बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा और बीटा में किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अल्फ़ा का दूसरा नाम है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अल्फ़ा का नाम है, और इसे टाइप 1 एरर भी कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। और इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम है एक और, जिसका नाम है साइज़ ऑफ द क्रिटिकल रीजन। इसको हम साइज़ ऑफ द क्रिटिकल रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम हैं अल्फ़ा के, एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक टाइप 1 एरर, और तीसरा हमारा साइज़ ऑफ क्रिटिकल रीजन। ये 3 चीज़ें आप याद रखें। दूसरा एक और चीज़ पूछी जाती है, एक जिसका नाम है पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट निकालने के लिए बोला जाता है। तो पावर ऑफ टेस्ट निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम उसको 1 माइनस बीटा कर देना है। 1 माइनस बीटा की वैल्यू जो है हमारी पावर ऑफ द टेस्ट कहलाती है, जो कि हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने में मदद करती है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।
अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।